मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीमुल इस्लाम का ये 8वां दर्स है। 8वीं तरावी मुकम्मल करने के बाद हम 8वां दर्स शुरू करने जा रहे हैं। नमाज, वज़ू और अक़ाइद का कुछ हिस्सा मुकम्मल हो गया। आज के दर्स का उन्वान है गुस्ल का बयान। सवाल: बड़ी नजासत हुक्मिया यानी हदस अकबर और जनाबत से बदन पाक करने का क्या तरीका है? यानी किसी पर गुस्ल वाजिब हो जाए, ज़रूरी हो जाए गुस्ल करना, तो इसको हदस अकबर कहते हैं। तो गुस्ल करने का यानी नजासत को, नापाकी को दूर करने का क्या तरीका है? जवाब: हदस अकबर या जनाबत से बदन गुस्ल करने से पाक हो जाता है। सवाल: गुस्ल किसे कहते हैं? जवाब: गुस्ल के माना है नहाना, मगर नहाने का शरीयत में एक ख़ास तरीका है। हम तमाम जानते हैं कि दुनिया में बसने वाला हर इंसान गुस्ल करता है, नहाता है, लेकिन मुसलमान के लिए शरीयत ने पाकी हासिल करने के लिए जो गुस्ल है उसका एक ख़ास तरीका रखा है, कुछ चीज़ें उसमें ज़रूरी हैं। सवाल: गुस्ल का तरीका क्या तरीका है? जवाब: गुस्ल का तरीका ये है कि अव्वल दोनों हाथ गट्टों तक धोएं, फिर इस्तिंजा करें, यानी जिस जगह पे नजासत गंदगी लगी हुई है उस जगह को धोएं, और बदन से हकीकी नजासत धो डालें, फिर वज़ू करें, फिर तमाम बदन को थोड़ा पानी डालकर हाथ से मलें, फिर सारे बदन पर 3 मरतबा पानी बहाएं, कुल्ली करें, नाक में पानी डालें। ये हो गया गुस्ल मुकम्मल। नापाकी दूर करने का जो गुस्ल है, ज़रूरी गुस्ल होता है। सवाल: गुस्ल में फ़र्ज़ कितने हैं? जवाब: गुस्ल में 3 फ़र्ज़ हैं। कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, तमाम बदन पर पानी बहाना। अगर आप रोज़े से नहीं हैं तो गरगरा करना ताकि अच्छे से पानी मुंह में पहुंच जाए, और रोज़े से हैं तो कुल्ली करना। नाक में पानी पहुंचाना यानी नरम हड्डी तक पानी पहुंच जाए, इस तरह हाथ में लेकर नाक में पानी पहुंचाना, फिर पूरे बदन पर पानी बहाना। तरीका ऊपर बतला दिया गया कि पहले गट्टों तक हाथ धोएं, फिर नजासत जहाँ लगी हुई है उस जगह को धोएं, फिर वज़ू करें। वज़ू करने के बाद पूरे बदन पे पानी डालकर मलें, और फिर 3 मरतबा पूरे बदन पे पानी बहाए, तो ये हो गया गुस्ल मुकम्मल। तो इसमें 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं: कुल्ली करना, गरगरा या नाक में पानी डालना, और पूरे बदन पे पानी बहाना। सवाल: गुस्ल में सुन्नतें कितनी हैं? जवाब: गुस्ल में 5 सुन्नतें हैं। नंबर 1, दोनों हाथ गट्टों तक धोना। नंबर 2, इस्तिंजा करना। इस्तिंजा से मुराद वो जगह जहाँ नजासत लगी हुई है, और जिस जगह बदन पर नजासत लगी हो उसे धोना। नंबर 3, नापाकी दूर करने की नीयत करना। नीयत करना भी सुन्नत है। नंबर 4, पहले वज़ू कर लेना। नंबर 5, तमाम बदन पर 3 बार पानी बहाना। ये 5 सुन्नत हैं। वज़ू कर लें पहले तो सुन्नत का सवाब मिल जाएगा, लेकिन अगर कोई शख्स वज़ू नहीं करता और वज़ू के बगैर ही उसने पानी बहा लिया, गुस्ल कर लिया, तब भी गुस्ल हो जाएगा अगर फ़र्ज़ को अदा कर दिया। मौज़ू पर मसाह करने का बयान। आम तौर पर सर्दियों के दिनों में लोग चमड़े वगैरह के मोज़े पहनते हैं, तो उस पर मसाह करने के क्या मसाइल हैं? सवाल: किस किस्म के मौज़ों पर मसाह करना जायज़ है? जवाब: 3 किस्म के मौज़ों पर मसाह जायज़ है। अव्वल, चमड़े के मोज़े जिनसे पाँव टखनों तक छुपे रहें। दूसरे, वो ऊनी सूती मोज़े जिनमें चमड़े का तीला लगा हुआ हो। तीसरे, वो ऊनी सूती मोज़े जो इस कदर मोटे और गाढ़े हों कि खाली मोज़े पहनकर 3-4 मील रास्ता चलने से न फटे। 3 किस्म के मोज़े हैं। चमड़े के मोज़े तो हम तमाम जानते हैं। इसके अलावा दूसरे किस्म के वो मोज़े हैं जिसमें नीचे का जो हिस्सा है वो चमड़े का हो, और तीसरी किस्म के जो मोज़े हैं वो ऊनी सूती मोज़े अगर मोटे हैं और इस कदर
गाढ़े हैं कि 3-4 मील उसको पहन कर अगर चलें तो न फटे। आमतौर पर ऐसे मोज़े यूरोपियन ममालिक में अक्सर पाए जाते हैं और लोग उसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो इस तरह के मोज़ों पर मसाह करना जायज़ है। सवाल, मोज़ों पर कब मसाह जायज़ है? जवाब, जब वज़ू करके या पाँव धोकर मोज़े पहने हों, फिर वज़ू टूटने की हालत में मोज़े पहने हुए हो तो उस सूरत में मसाह करना जायज़ है। यानी वज़ू करने के बाद मसाह कर लिया या पैर धोने के बाद मसाह मोज़ों पे कर लिया, तो अब जब वज़ू दूसरी मर्तबा टूटेगा तो मोज़ों को निकालने की ज़रूरत नहीं। सवाल, एक दफ़ा के पहने हुए मोज़ों पर कितने दिनों तक मसाह जायज़ है? कितनी लिमिट है मोज़ों पर मसाह करने की? जवाब, अगर आदमी अपने घर या रहने की जगह हो तो 1 दिन और 1 रात मोज़ों पर मसाह करें, और सफ़र में हो तो 3 दिन 3 रात तक मसाह जायज़ है। यानी अपने मकाम पर हो तो 1 दिन 1 रात यानी 24 घंटे, जिसमें 5 फ़र्ज़ नमाज़ें आती हैं, मसाह कर सकते हैं। और अगर हम सफ़र में हों तो 3 दिन 3 रात तक मोज़ों पर मसाह कर सकते हैं, उसको उतारे बगैर, निकाले बगैर। सवाल, मोज़े पर किस तरह मसाह करें? जवाब, ऊपर की तरफ करना चाहिए, तलवों की तरफ या एड़ी की तरफ मसाह करने से मसाह नहीं होता। यानी ये पैर का हिस्सा है तो नीचे जो तलवा है यहाँ मसाह करने की ज़रूरत नहीं, पूरे मोज़े पर भी मसाह करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ऊपर के हिस्से पे मसाह करना है तो मसाह हो जाएगा। सवाल, वज़ू और गुस्ल दोनों में मोज़ों पर मसाह जायज़ है या नहीं? जवाब, वज़ू में मोज़ों का मसाह जायज़ है, गुस्ल में नहीं। यानी एक शख्स ने मोज़े पहने हैं, अब उसका वज़ू टूट गया, अगर मुकीम है तो 1 दिन के अंदर ही वो मोज़े नहीं निकालेगा बल्कि मसाह करेगा। मुसाफिर है तो 3 दिन। लेकिन अगर उस पर गुस्ल वाजिब हो गया, ज़रूरी हो गया, तो अब मोज़ों को निकालना ज़रूरी। सवाल, मसाह किस तरह करें? यानी क्या तरीका है मसाह करने का? जवाब, हाथ की उंगलियां पानी से भिगोकर 3 उंगलियां पाँव के पंजे पर रखकर ऊपर की तरफ खींचें। उंगलियां पूरी रखें, सिर्फ उनके सिरे रखना काफ़ी नहीं। मसाह करने का तरीका ये है कि जैसे कि ये पैर हैं तो ये हाथ की जो 3 उंगलियां हैं इसको आगे से उंगलियों की जानिब से तीनों को इस तरह लगा के पीछे ऊपर की जानिब यानी पिंडली की जानिब खींचते हुए आएंगे, तो इस तरह मसाह हो जाएगा। सिर्फ उंगलियों का सिरा लगाना काफ़ी नहीं है, पूरी उंगलियों को मलना, लगा देना काफ़ी ज़रूरी है। सवाल, फटे हुए मोज़े पर मसाह जायज़ है या नहीं? जवाब, अगर मोज़ा इतना फट गया कि पाँव की 3 छोटी उंगलियों के बराबर पाँव खुल गया या चलने में खुल जाता है तो उस पर मसाह जायज़ नहीं, और उससे कम फटा हो तो जायज़ है। जबीरा पर मसाह करने का बयान। सवाल, जबीरा किसे कहते हैं? जवाब, जबीरा वो लकड़ी है जो टूटी हड्डी दुरुस्त करने के लिए बांधी जाती हैं, मगर यहाँ जबीरा से वो लकड़ी या ज़ख़म की पट्टी या मरहम का फाया जो कुछ भी हो मुराद है, सब मुराद है। जिसको जबीरा का मतलब हम समझें कि ज़ख़म के ऊपर बांधा गया पट्टा या पट्टी। आम तौर पर पहले जब किसी की हड्डी टूटती थी तो एक लकड़ी बांध देते थे उस जगह पर, आजकल पट्टा होता है, तो उस पट्टे पर मसाह करने का तरीका अब बयान किया जा रहा है। सवाल, उस लकड़ी या पट्टी या फाया पर मसाह करने का क्या हुक्म है? कर सकते हैं या नहीं? जवाब, अगर उस लकड़ी या पट्टी का खोलना और फाया का निकालना नुकसान पहुंचाए या सख्त तकलीफ़ होती हो तो उस लकड़ी और पट्टी और फाया पर मसाह कर लेना जायज़ है। यानी ज़ख़म पर जो हमने पट्टी बांधी है, लगाई है, या फ्रैक्चर वगैरह की वजह से, हड्डी के टूटने की वजह से पट्टा है, अब उसको निकालने में दिक्कत हो रही है या उससे तकलीफ़ पड़ सकती है, और पट्टी का वहाँ लगा रहना ज़रूरी है, तो उस सूरत में उस पर मसाह कर लेना जायज़ है। सवाल, कितनी पट्टी पर मसाह करें? जवाब, सारी पट्टी पर मसाह करना चाहिए, ख्वाह उसके पंजे, ख्वाह उसके नीचे ज़ख़म हो या न हो, पूरी पट्टी पर, यानी जो पट्टा बंधा हुआ है उस पर पूरे पर मसाह करना ज़रूरी है। मसाह का तरीका यानी ये है कि हाथ को, उंगलियों को तर करे और इस तरह उस पट्टी के ऊपर मसाह कर ले हाथ से। सवाल, कितनी पट्टी पर मसाह करें? जवाब, सारी पट्टी पर मसाह करना चाहिए, ख्वाह उसके नीचे ज़ख़्म हो या न हो। सवाल,
अगर पट्टी खोलने से नुकसान और तकलीफ़ न हो तो क्या हुक्म है? जवाब, अगर ज़ख्म को पानी से धोना नुकसान न पहुँचाए तो धोना ज़रूरी है, और अगर पानी से धोना नुकसान पहुँचाए लेकिन मसा से नुकसान न हो तो ज़ख्म पर मसा करना वाजिब है। और जब ज़ख्म पर मसा करना भी नुकसान पहुँचाए उस वक्त पट्टी या फाया पर मसा करना जायज़ है। आसान शक्ल बता दी कि जिस ज़ख्म से पट्टी को हटाकर उस हिस्से को धोना आसान हो और उससे कोई तकलीफ़ भी ना हो तो धोना ज़रूरी। लेकिन धोने पानी वहाँ लगने की वजह से तकलीफ़ हो, ज़ख्म बढ़ने का ख़दशा हो, तो फिर उसके ऊपर जो पट्टी है उस पर ही मसा कर लिया जावे। नजासत हकीकिया का बयान। सवाल, नजासत हकीकिया की कितनी किस्में हैं? पहले हम पढ़ चुके हैं कि नजासत की 2 किस्में हैं, नजासत हकीकी और नजासत हुक्मी। जवाब, नजासत हकीकिया की 2 किस्में हैं, एक नजासत गलीज़ा, दूसरी नजासत खफीफ़ा। सवाल, कितनी चीज़ें नजासत गलीज़ा हैं? जवाब, आदमी का पेशाब, पाखाना और जानवरों का पाखाना, और हराम जानवरों का पेशाब, और आदमी और जानवरों का बहता हुआ खून, और शराब, और मुर्गी और बतख की बीट नजासत गलीज़ा है। सवाल, नजासत खफीफ़ा क्या क्या चीज़ें हैं? जवाब, हलाल जानवरों का पेशाब और हराम परिंदों की बीट नजासत खफीफ़ा है। सवाल, नजासत गलीज़ा किस कदर माफ़ है? यानी लग जाने के बाद किस कदर ये नजासत माफ़ है? जवाब, नजासत गलीज़ा अगर गाढ़े जिस्म वाली हैं जैसे पायखाना तो वो 3.5 माशा यानी तकरीबन 3.5 ग्राम वज़न तक माफ़ है, और अगर पतली हो जैसे शराब पेशाब तो वो 1 अंग्रेज़ी रुपया के फैलाव के बराबर माफ़ है, जो तकरीबन 1.25 इंच की गोलाई बनती है। माफ़ होने का मतलब ये है कि अगर इतनी नजासत बदन या कपड़े पर लगी हो और नमाज पढ़ लें तो नमाज हो जाएगी, मगर मकरूह होगी, और कस्दन इतनी नजासत भी लगी रखना जायज़ नहीं। यानी इसका मतलब ये है कि नजासत गलीज़ा अगर इस कदर है कि 3.5 ग्राम। अब कोई शख्स ये ना सोचे कि वज़न करने तो कोई नहीं जाएगा, यहाँ पे मुराद अंदाज़ा है कि नजासत को देखकर हमें अंदाज़ा हो सकता है कि इसका वज़न ये कितने वज़न की हो सकती हैं, इस लिहाज से कि अगर 3.5 ग्राम या उससे कम है और गलती से हमें पता नहीं था और हमने नमाज़ वगैरह अदा कर ली है तो हमारी नमाज़ हो जाएगी। लेकिन हमें पता था और फिर भी हमने उस नजासत को नहीं हटाया तो उस सूरत में नमाज मकरूह होगी। उस सूरत में भी हटा देना चाहिए। लेकिन अगर पता नहीं था तो इस कदर नजासत है, अगर गलीज़ा है तो 3.5 ग्राम से कम वो माफ़ है, और अगर खफीफ़ा हैं तो अगर नजासत गलीज़ा वो हैं कि जो बहने वाली हैं तो उस सूरत में 1 सिक्के की गोलाई के बराबर उससे कम हो तो माफ़ है, वरना नहीं, वरना धोना ज़रूरी। सवाल, नजासत खफीफ़ा कितनी माफ़ है? जवाब, 1/4 कपड़े या 1/4 उज़्व से कम हो तो माफ़ है। ऊपर आया नजासत गलीज़ा के बारे में, अब है नजासत खफीफ़ा, यानी इससे मुराद वो नजासत के जैसे हलाल जानवर का पेशाब है, हराम परिंदों की बीट, ये सब के सब नजासत खफीफ़ा हैं। अब ये कितनी माफ़ हैं? इसके मुतालिक हैं कि 1 उज़्व के 1/4 के बराबर हैं, इससे कम हैं तो माफ़ है। सवाल, नजासत खफीफ़ा से कपड़ा या बदन किस तरह पाक किया जाए? जवाब, नजासत हकीकिया चाहे गलीज़ा हो या खफीफ़ा, कपड़े पर हो या बदन पर, पानी से 3 बार धो लेने से पाक हो जाती हैं। कपड़े को 3 दफ़ा निचोड़ना भी ज़रूरी है। जैसे किसी के कपड़े पर अगर पेशाब लग गया, बच्चे का पेशाब लग गया तो ये नजासत गलीज़ा है। अब उसको पाक करने का तरीका यह है कि उस हिस्से को जिस कदर वहाँ पे पेशाब लगा है 3 मरतबा धोना चाहिए कपड़े को, और हर मरतबा कपड़े को निचोड़ भी दे, ये भी ज़रूरी है। सवाल, पानी के सिवा और किसी चीज़ से भी पाक हो सकती है या नहीं, यानी ये नजासत? जवाब, हाँ, जो चीज़ें पतली और बहने वाली हैं जैसे सिरका या तरबूज का पानी, उनके साथ धोने से भी नजासत हकीकिया पाक हो जाती है। बहने वाली चीज़ें पानी है या फिर जैसा तरबूज का पानी है तो उससे भी नजासत अगर 3 मरतबा धुल लें तो पाक हो जाती है।
इस्तिंजे का बयान। सवाल, इस्तिंजा किसे कहते हैं? जवाब, पायखाना या पेशाब करने के बाद जो नापाकी बदन पर लगी रहे उसके पाक करने को इस्तिंजा कहते हैं। सवाल, पेशाब के बाद इस्तिंजा करने का तरीका क्या है? जवाब, पेशाब करने के बाद मिट्टी के पाक ढीले से पेशाब को सुखाना चाहिए, इसके बाद पानी से धो डालना चाहिए। ये एक अफजल तरीका बताया गया है कि इस्तिंजा करने के बाद, पेशाब करने के बाद पहले मिट्टी के ढीले से उस पेशाब को सुखा दें, यानी इस्तिंजा करें, उसके बाद पानी से धुल लें, तो ये अफजल है। सवाल, पायखाना के बाद इस्तिंजा का क्या तरीका है? जवाब, पायखाना के बाद मिट्टी के 3 या 5 ढेलों से पायखाना के मकाम को साफ करें या फिर पानी से धो डालें। अगर पेशाब का मामला है तो पहले पेशाब की जगह को सुखा दें ढेले से, फिर पानी से धोएं। पायखाना का मामला है तो 3 या 5 ढीलों से उस पायखाने की जगह को साफ़ करें और उसके बाद पानी से धोएं। ये अफजल तरीका है पाकी हासिल करने का। सवाल, इस्तिंजा करना कैसा है? जवाब, अगर पायखाना या पेशाब अपने मकाम से बढ़कर इधर उधर न लगा हो तो इस्तिंजा करना मुस्तहब है, और अगर नजासत इधर उधर लग गई हो मगर 1 दिरहम के बराबर या उससे कम लगी हो तो इस्तिंजा करना सुन्नत है, और अगर 1 दिरहम से ज़्यादा लगी हो तो इस्तिंजा करना फ़र्ज़ है। इस्तिंजा से मुराद वही कि 3 मरतबा कम से कम उसको साफ़ करना पानी के ज़रिए से। सवाल, इस्तिंजा किन चीज़ों से करना चाहिए? जवाब, मिट्टी के पाक ढेलों से या पत्थर से। सवाल, इस्तिंजा किन चीज़ों से मकरूह हैं? जवाब, हड्डी, लीद, गोबर और खाने की चीज़ें, कोयले और कपड़े और कागज़ से इस्तिंजा करना मकरूह है। सवाल, इस्तिंजा किस हाथ से करना चाहिए? जवाब, बाएं हाथ से करना चाहिए, दाएं हाथ से इस्तिंजा करना मकरूह है। अब यहाँ पर एक सवाल है, जैसे कहा कि कागज़ से भी इस्तिंजा करना मकरूह है। आजकल हमारे ज़माने में हम देखते हैं कि टिश्यू पेपर का इस्तेमाल होता है, जो एक कागज़ की तरह ही होता है, तो उससे इस्तिंजा करना कैसा है? उससे इस्तिंजा करना दुरुस्त है। कागज़ से मुराद यहाँ पर वो कागज़ हैं आम तौर पर जिसका इस्तेमाल लिखने में और इल्म लिखने में और अच्छी चीज़ें लिखने में जो काम में आता है, वो कागज़ हैं जो काम में लिया जाता है। और टिश्यू पेपर तो बना ही इसलिए जाता है कि उसके ज़रिए से पाकी हासिल की जाए, इस्तिंजा किया जाए।